नमस्कार दोस्तों, मैं भैरू सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नवजीवन क्लासेज। आपका इस नवजीवन क्लासेज की इस क्लास में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। और भारतीय इतिहास में जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही शानदार टॉपिक है। और उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम है मानव विकास एवं उत्पत्ति। कि जो आज का वर्तमान मानव है, होमो सेपियंस मानव है, वो किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरा है। और आज इस होमो सेपियंस यानी वर्तमान ज्ञानी मानव, अर्थात हम जो वर्तमान में मानव आप हो, मैं हूँ, सभी लोग हैं, वो किस परिस्थितियों से होकर और आज हम इस पद पे वंशानुगतित आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये प्रक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि मानव का विकास एवं उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, क्या क्या परिस्थितियाँ हुई थी। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम मानव विकास एवं उत्पत्ति की बात करें, तो अगर उत्पत्ति की बात करें कि भाई मानव की उत्पत्ति कब हुई थी, तो यह मानव की उत्पत्ति आज से लगभग कब हो गई थी? आज से लगभग हो गई 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व है। करोड़ वर्ष से पूर्व क्या हो गई थी भाई? मानव की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, यह तो हो गई मानव की उत्पत्ति की बात। अगर हम मानव विकास एवं उत्पत्ति के विषय में संक्षिप्त चर्चा करें या फिर बहुत ज़्यादा तरीके से अगर बात की जाए, तो इनको अगर हम पढ़ेंगे तो दो मुख्य भागों में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये मुख्य भाग कौन कौन से हैं ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर मानव विकास उत्पत्ति की बात करें, तो अगर पहला हम पाठ पढ़ें तो यह पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है? यह पढ़ेंगे हम उत्पत्ति के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर 2 नंबर की बात करें तो आपको यहाँ पर एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छा शब्द है, इसे ही कहते हैं विकास। दोस्तों, अगर विकास पढ़ना है ना आपको, तो एक तो नरेंद्र मोदी का विकास पढ़ लीजिए और एक शेरशाह सूरी यानी फरीद का विकास पढ़ लीजिए। ये दो ऐसे महान बंदे हुए थे जो 0 लेवल से लेकर और ऊपर 100 लेवल तक ये जा चुके हैं। ऐसे बंदे हैं दो। ठीक है दोस्तों, अब विकास की बात करते हैं भाई कि मानव का विकास किस प्रकार हुआ है। तो मानव का विकास किसके रूप में हुआ है? मानव का विकास हुआ है बंदरों के रूप में। किसके रूप में हुआ है? प्राइमेट को क्या कहा जाता है? स्तनधारी जीव। स्तनधारी जीव क्या होते हैं, प्राइमेट क्या होते हैं, इनकी चर्चा अब आगे करूंगा मैं। तो देखिए, स्तनधारी जीव क्या है। एक बार लगभग मैं बात बता रहा हूँ आपको, 6 करोड़ वर्ष पूर्व है। 6 करोड़ 5 लाख वर्ष पूर्व की बात है, ये लाख वर्ष पूर्व है। ठीक है, ये हमारी क्या है? ये हमारी है धरती। ठीक है दोस्तों, इस धरती के ऊपर कौन सा युग चल रहा था? 6 करोड़ 5 लाख वर्ष पूर्व एक युग चल रहा था। उस युग का नाम है डायनोसॉर युग। इसे युग का कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन क्या है, उस समय डायनासोर बहुत अधिक मात्रा में धरती के ऊपर उपलब्ध जीवों में सर्वाधिक, इस कारण इस युग का नाम ही है डायनासोर युग पड़ा। तब क्या हुआ कि यह हमारा आकाशीय पिंड, इससे एक खगोल यानी ब्रह्मांड, एक आग का गोला, इस आग का बहुत बड़ा गोला क्या हुआ? निहारिका भी बोलते हैं इसको, बहुत बड़ा। यह कहा जाता है कि भाई डायनासोर युग के समय ये आग का गोला है, वो कहाँ टकरा गया था? पृथ्वी पर। अब क्या हुआ दोस्तों, आगे देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्लास है, बस आप आनंद लेते रहिए। तो इस डायनासोर युग के जब ये आग का बहुत बड़ा गोला जब पृथ्वी के ऊपर टकराया, तब आपको पता है क्या होगा? अगर पृथ्वी पर इतना बड़ा आग का गोला टकरा जाएगा तो जितने भी मानव जीव जंतु थे वो नष्ट हो गए। इनमें भी एक मुख्य कारण है दोस्तों, जो मानव तो उस टाइम है ही नहीं था, सॉरी, लेकिन जो भी जीव जंतु थे, जो 20 केजी से जो अधिक का जीव या जंतु था, वो क्या हो गया? नष्ट। भाई ये क्या बात हुई? वो नष्ट हो गए। और 20 केजी से छोटे वाले की क्या हुआ? वो नष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए दोस्तों? कि मान लीजिए ये धरती है, डायनासोर आपको पता है कि क्विंटलों में जाता है, और जो छोटे बंदर होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो उसने क्या किया भाई, जब आग का गोला आया तब ये पृथ्वी के अंदर जैसे कि बिलों में चले गए। ठीक है, पृथ्वी के अंदर चले गए। अब क्या हुआ, जब ये पृथ्वी के अंदर चले गई और डायनासोर युग का क्या हो गया? खात्मा हो गया। तो दोस्तों क्या हुआ, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, क्यों? डायनासोर नहीं रहे हैं, इस कारण यह मिटा दिया। अब सिर्फ हम छोटे छोटे जीवों की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो पृथ्वी के निचली सतह में चले गए हैं एक ऑस्ट्रोलाइट के टकराने के बावजूद। क्यों भाई? क्योंकि
जब वो टकराएगा तो जितने भी इस धरती के ऊपर जो वनस्पतियाँ थी वो नष्ट हो गई। जैसे भी पेड़ पौधे हैं, इतना बड़ा आग का गोला आया कि भाई वो तो नष्ट होनी सी, सिंपल सी बात है कि ऐसे वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है। अब बाद में लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व है, 1 लाख वर्ष बाद में टकराने के 1 लाख वर्ष बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे ये धरती है वहाँ पर क्या होने लगे, धीरे धीरे क्या होने लगा, वर्षा होने लगी। तब ये भाई आपको पता है धरती पर वर्षा होगी तो क्या होगा, मानसून अच्छा हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगी, ठंड हो जाएगी। तो ठंड होने के कारण और वर्षा ऋतु बहुत ज़्यादा आ गई, इस कारण यहाँ पर क्या हो गए, नए नए क्या उगे, पौधे अंकुरित होने लगे और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे मात्रा में होने लगे। तब यहाँ से जो छोटे छोटे जीव जंतु, वानर कह सकते हैं या कपी कह सकते हैं हम, ये बाहर निकलने लगे और ये यहाँ पर जो कुछ भी मिले वो खाने लगे। दोस्तों क्यों खाने लगे, कि अपने आप को जिंदा रखना था। अगर जिंदा नहीं रहे तो वो, अगर वो उस डायनासोर युग की तरह भी वही जल के भस्म हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार वो बाहर आए और बाहर आकर क्या करे, उसने क्या किया कि भाई पेड़ों पर रहने लगे, कंदमूल सब्जियां कुछ भी मिले वो सब खाने लगे। क्यों, उनको जीवित रहना था। तब क्या हुआ कि प्राइमेट और स्तनधारी जीव, यानी मैंने आपको बताया जो मैदानों में निवास करते थे, उससे डायनासोर युग के बाद में। ठीक है। अब प्राइमेट स्तनधारी जीवों की हम बात करते हैं। पहले हम उत्पत्ति की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर उत्पत्ति की बात करें कि मानव की उत्पत्ति हुई कब थी, तो आपको अभी मैंने बताया कि 3.5 करोड़ वर्ष हुए मानव की उत्पत्ति हो गई थी। उत्पत्ति हुई थी मानव की टर्सरी युग में। टर्सरी युग, इसे ही कहा जाता है प्यालोसीन, प्यालोसीन युग। क्या है टर्सरी युग, क्या है प्यालोसीन, मैं बताता हूँ। टर्सरी का मतलब होता है पत्थरबाजी। पत्थर कह सकते हैं, पत्थरबाजी या छोटे रूप का जो पत्थर होता है उसे पत्थरबाजी भी कहते थे। ठीक है। उस समय वो जो वह ज़माना था वो सिर्फ पत्थरों का था, लेकिन पत्थरों का बिल्कुल भी मानव क्या नहीं करते थे, उपयोग, वानर क्या नहीं करते थे, बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते थे। लेकिन पत्थरों पे वह क्या उपयोग करते थे, जैसे ये पत्थर पड़े हैं, पत्थर है, यहाँ से वानर आए, यहाँ से जो मानव की उत्पत्ति हुई आई, पत्थरों पे सिर्फ विश्राम कर लिया और पत्थरों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करते थे। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं पत्थरों का उपयोग बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। चाहे वो दीवार बनाने के काम आता हो, चाहे वह घरेलू कुछ भी कार्य हो, रसोई घर हो, कुछ भी। ऑल इंडिया, पूरी ऑल इंडिया किसकी बनी हुई है, पत्थरों की बनी हुई हम कह सकते हैं। ठीक है। यह हो गई उत्पत्ति की बात। इनकी उत्पत्ति 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व है, मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों। अब बात करें विकास, प्राइमेट। लोग कहते हैं कि हम जो मनुष्य अब वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं वे सब बंदरों के प्रतिरूप है, यानी बंदर, पहले बंदर थे। तो आइए इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्राइमेट, किस किस से मानव की उत्पत्ति हुई है। अगर प्राइमेटों में बात करें, स्तनधारी जीवों की दोस्तों, प्राइमेटों के रूप में प्रथम हमें साक्ष्य किसके मिलते हैं, वानर के। कि मानव की उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों, वानर से हुई है। वानर यानी आप जानते हैं जिसे बंदर भी कहते हैं। वानर उसे कहा जाता था कपी। क्या कहा जाता था दोस्तों, कपी। 2 नंबर की बात करें तो एक वानर का छोटा प्रतिरूप या वानर के जैसा प्रतीत होने वाला एक जंतु जिसका नाम उसका नाम है लंगूर। लंगूर और वानर में लोग कहते हैं एक समान है, लेकिन नहीं, ये अलग अलग है, मैं आपको अभी बताऊंगा। और जो 3 नंबर पर मानव की उत्पत्ति के जो हमारे साक्ष्य मिलते हैं वो कहते हैं गोरिल्ला से भी मानव की उत्पत्ति हुई है। और 4 नंबर में एक साक्ष्य और बताते हैं इतिहासकार बड़े बड़े, जिसका नाम है छछूंदर। ठीक है। अब वानर लंगूर में अंतर देखिए दोस्तों। वानर का जो शरीर होता है अगर भूरे रंग का होता है, काले रंग के भी बंदर होते हैं। जो भूरे रंग का बंदर होता है उनका क्या होता है, ये नाक, आंखें और मुंह, छोटा सा गोलिया, उसके शरीर पर छोटा सा गोला क्या होता है, पूरे शरीर का काला होता है मुंह वाला, उसे कहते हैं वानर। उसे कपी भी कहा जाता था। अगर लंगूर की बात करें तो शरीर तो पूरा उसका सही है, भूरा हो सकता है, काला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लंगूर का जो जबड़ा होता है, यानी सिर से लेकर बीच की है जो मुंह के नीचे, हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं ठोडी तक उपने क्या है, उसका चेहरा काला था, उसे कहते हैं लंगूर। हाँ, एक लंगूर की बहुत अच्छी विशेषता और है दोस्तों कि लंगूर के इस सिर की तरफ से एक टोपी वाली एक आकृति निकली होती है। बच्चे कहते हैं भाई लंगूर ने टोपी पहन रखी है, उस प्रकार का लंगूर। अब बात करें हम गोरिल्ला भी। गोरिल्ला क्या होता है, वर्तमान में गोरिल्ला है लेकिन अफ्रीका में बहुत कम साक्ष्य है गोरिल्ला की। गोरिल्ला क्या होता है, गोरिल्ला भाई एक मानव की आकृति वाला बहुत बड़ा ही जानवर होता है।
बहुत बड़ी भुजाएं, बहुत ही बड़े पैर, पैरों में ही ऐसे लगता है जैसे कि अगर वो पैर टेकते हैं उस ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो वो क्या कम से कम 2 व्यक्तियों को कुचल सकता है, इतना बड़ा क्या होता है उनके पैर होता है। ठीक है, और इनकी एक मुख्य विशेषता की बात करें दोस्तों तो मुख्य विशेषता इनकी यह है कि गोरिल्ला एक अपनी छोटी अंगुली से एक व्यक्ति को ऐसे करके नीचे गिरा सकता है, इतनी होती है ताकत गोरिल्ला में। कहा जाता है इनमें 20 व्यक्तियों की शक्ति होती है, 20 मानव की शक्ति। वर्तमान में गोरिल्ला कम है, लेकिन जो वर्तमान में जो कार्टून फिल्में चलती है टेलीविज़न पर उनमें गोरिल्ला का मुख्य स्वभाव दिखाया जाता है। ठीक है, 20 मानव की शक्ति, इसको मैं रफ कर रहा हूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ साथ में। अगर छछूंदर की बात करें तो भाई छछूंदर, आपने नाम तो सुना होगा छछूंदर, छछूंदर आया है छछूंदर, लेकिन छछूंदर होता क्या है? यह चूहे का थोड़ा बड़ा रूप है, चूहे थोड़ा छोटा होते हैं और वो चूहे का थोड़ा बड़ा रूप होता है छछूंदर। अगर छछूंदर को सिर्फ कौन मार सकता है या कौन खा सकता है? उसे उल्लू खा सकता है या फिर उल्लू खा सकता है, उल्लू मार सकता है इसको। ठीक है, क्यों? छछूंदर ज़्यादातर आवाज़ करते हैं, उन आवाज़ को पहचान लेते हैं, उल्लू और किसी की भाई हिम्मत नहीं होती है छछूंदर की आवाज़ पहचानने की। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये हमारा वानर, लंगूर और गोरिल्ला, छछूंदर, इन सभी का कहते हैं, इनसे ही मानव की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है दोस्तों। अब बात करें हम, भाई ये तो बात हो गई किन से बनी, अब कैसे बने, प्रक्रिया अगर हम देखें तो अगर प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो इन प्रक्रियाओं में सर्वप्रथम मान लीजिए ये वानर का धीरे धीरे क्या हुआ? विकास हुआ, धीरे धीरे विकास होने लगा। धीरे धीरे विकास होने से क्या हुआ? आपको पता है वानर का विकास किस प्रकार होगा? जब पृथ्वी पर ऑस्ट्रोलॉइड टकराया था, बहुत बड़ा पहाड़ी टकराया था, बहुत बड़ा आग का गोला टकराया था, तब क्या हुआ? प्रजातियाँ क्या हो गई? प्रजातियाँ सभी नष्ट हो गई। तब धीरे धीरे पेड़ पौधे धरती के ऊपर क्या अंकुरित होने लगे दोस्तों। अंकुरित होने, तो आपको पता है अंकुरित होते समय वो पेड़ क्या होता है? छोटा होता है। बड़ा होने में समय लगता है, समय जितना पेड़ों को बड़ा होने में समय लगा दोस्तों, उतने में वानर क्या किया? उसी ज़मीन पर चलते थे, वहीं सोते थे, वहीं खाते ओढ़ते, सभी काम वही करते थे ज़मीन पर। लेकिन पेड़ों का धीरे धीरे विकास हुआ और पेड़ जैसे ही अपनी गति करता रहा तो वानर ने पेड़ उस ज़मीन से कहाँ चले गए? पेड़ों के ऊपर। अगर पेड़ों पर वो चढ़ेंगे पेड़ों के ऊपर तो क्या होगा? उनके पैर फिसलेंगे और वे गिर भी सकते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे मानव का विकास होने लगा, उन पर पेड़ की फल, सब्जियां, कंदमूल वो खाने लगे दोस्तों। अगर इनका विकास हुआ, विकास होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम पड़ा रामापिथेकस। रामापिथेकस, रामापिथेकस, इसे ही कहा जाता है दोस्तों आदि पूर्वज। क्या कहा जाता है इसे? आदि पूर्वज। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है आदि पूर्वज। अब देखिए आगे, अगर हम रामापिथेकस की उत्पत्ति की बात करें कि भाई रामापिथेकस तो मान लिया कि वानर का जो विकास हुआ वो रामापिथेकस कहलाने लगा, पर लेकिन कहीं तो कहीं इनकी उत्पत्ति हुई है। स्थान कौन सा है? अगर हम स्थान की दोस्तों बात करें तो इनकी अगर हम उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, उत्पत्ति हुई थी कहाँ? आपको पता है मानव की उत्पत्ति सभी लोग छोटी छोटी 5-6 की किताबों में ही मानव की उत्पत्ति बताई हुई है। ये उत्पत्ति कहाँ बताई है? ये बताई है अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका में कौन सी जगह? अफ्रीका के अंदर जो जंगल होते हैं उष्ण प्रदेशों में, उष्ण प्रदेशों में किसकी उत्पत्ति हुई थी? रामापिथेकस, यानी आदि पूर्वज। जो आदि मानव है उनके ही पूर्वज आदि पूर्वज कहलाते हैं और उनकी उत्पत्ति हो गई अफ्रीका के उष्ण प्रदेशों में। ये तो बात हो गई भाई रामापिथेकस की उत्पत्ति के बारे में। अगर हम कहते हैं भाई भारत में भी तो व्यक्ति है, भारत में इरा साक्ष्य मिले हैं क्या? तो मिले हैं, ज़रूर मिले हैं। इनके भारत में अगर साक्ष्य की बात करें दोस्तों तो ये मिले हैं हमें शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मुझे तो पता है लेकिन आप बताइए, मैं आपका अच्छे से जवाब दूंगा दोस्तों। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई रामापिथेकस के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अब साक्ष्य की कोई खोज करता ही है, ऐसे तो नहीं है भाई शिवालिक की पहाड़ियों से रामापिथेकस उठकर हमारे सामने आ गया, बोलिया मैं भी रामापिथेकस हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर इनके खोजकर्ता की बात करें कि रामापिथेकस के साक्ष्य, ऐसा नहीं है कि भाई रामापिथेकस मिला है, सैंपल आदमी खड़ा या फिर वानर है, ऐसा नहीं है। रामापिथेकस के साक्ष्य की बात करें दोस्तों तो वे व्यक्ति कौन था? उस व्यक्ति का नाम था रिचर्ड लेवी।
अब खोज किस सन में हुई थी रामापिथेक्स की? वो सन है हमारे सामने 1930 दोस्तों। ठीक है, रिचर्ड लेवी 1930 में खोज कर दी गई है शिवालिक की। मैंने बताया शिवालिक की पहाड़ियाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों किस राज्य में है। ठीक है, कितनी बात हो गई। ठीक है, विकास हुआ धीरे धीरे मानव का, रामापिथेक्स कहलाने लगा। भाई आगे चलकर क्या हुआ, रामापिथेक्स 2 भागों में बंट गया। अब आप कहीं भाई 2 भाग कौन कौन से हो गए? रामापिथेक्स वो तो वानर है। तो देखिए दोस्तों, अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो। ठीक है, अब आगे की बात शुरू करते हैं। तो मैंने कहा रामापिथेक्स कितने भागों में बंट गया दोस्तों? 2 भागों में बंट गया। अब देखिए 2 भाग कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रामापिथेकस। देखिए साथ में राम जी का भी नाम आ रहा है हमारे पूर्वजों की भांति। रामापिथेकस, रामापिथिकस हो सकता है, रामापिथेकस हो सकता है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतों के अनुसार इतिहास में ये नाम छप गए हैं, क्योंकि इन इतिहास को, इन परिस्थितियों को किसी मानव ने देखा ही नहीं है, क्योंकि मानव की ही सभ्यता है, किस प्रकार वो देखेगा। अगर हम इस रामापिथेक्स के 2 भागों की बराबर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये 2 भाग कौन कौन से हो सकते हैं ये देखिए आराम से। रामापिथेक्स का पहला भाग, रामापिथेक्स का दूसरा भाग इधर आएगा। भाग भी बोल सकते हैं कि भाई रामापिथेक्स आगे चलकर 2 भागों में बंट गया, बराबर भागों में। अगर रामापिथेक्स के पहले हम भाग की अगर बात करें तो ये तो भाग है जो जंगलों से बाहर आ गए, जंगलों से क्या हो गई, बाहर आए। कि भाई रामापिथेक्स क्या है, वानर है, जो जंगलों से बाहर आ गई। एक तो वो हो गई रामापिथेक्स के भागों में, एक जो जंगलों में ही रहे, जंगलों में रहे। अब आपको पता है कोई भी मनुष्य अपने अपने घर में ही, घर तक ही सीमित रहता है, तो उसका विकास कदापि नहीं हो सकता। इस कारण जो जंगलों से बाहर आए उनका क्या होगा, सर्वाधिक विकास होगा, और जंगलों में रहा उनका क्या होगा, कुछ भी विकास नहीं होगा, वो सिर्फ जंगलों तक ही क्या रह गई, सीमित हो गया। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब जंगलों तक ही सीमित रहे तो उनका कुछ नहीं होगा, तो उनका क्या नहीं हुआ दोस्तों, उनका कुछ भी विकास नहीं हुआ। इससे जुड़ा एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे दिमाग में, अभी बस ये बता दूं, उसके बाद मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, अगर जंगलों से बाहर आए, आपको पता है जंगलों से बाहर कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर जाता है तो वो क्या सीखता है, रहन सहन, खान पान, कुछ भी समाज में बैठने का समाज में बैठने की प्रक्रिया जानता है, समाज में किस तरह बोला जाता है, समाज में किस तरह रहा जाता है, इन प्रक्रियाओं को वह कहाँ सीखता है, घर से बाहर जाकर ही सीखता है। तो घर में रहने से कुछ नहीं होता, कायर बैठते हैं घर में। जंगलों से बाहर आए तो जंगलों से आपको पता है, अगर हम जंगलों से बाहर निकलते हैं दोस्तों तो कहाँ आते हैं, हम आते हैं मैदानों में। आपको सिंपल सी बात है, अगर जंगलों से बाहर आएंगे, भाई जंगल पूरा खत्म हो गया तो मैदान आएंगे, सिंपल सी बात है, मैदानों में आए। अब आपको पता है भाई मैदानों में आए, इतने दिन या इतने साल ये कहाँ रहते थे, इतने साल वह रहते थे जंगलों में या फिर पहाड़ियों में। इस तरह की पहाड़ियाँ होती है, आपको पता है। अब मान लीजिए भाई रात हो गई या सर्दी गर्मी कुछ भी हो सकती है, अगर गर्मी का माहौल हो रहा है इस पहाड़ियों के अंदर, इस रामापिथेक्स का यहाँ रहने योग्य समान, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रामापिथेक्स यहाँ आ जाएगा। क्यों भाई, गर्मी है, ठंड लगेगी, अच्छी बात है, लेकिन जो सर्दियाँ होती है, सर्दियाँ में ये यहाँ आ जाता है दोस्तों। क्यों भाई, नीचे की जगह है, सर्दी भी कम लगेगी, ऊपर से इतनी आती नहीं है, क्यों सर्दी का एक सिस्टम है कि वो इधर चल सकती है, सामने से आ सकती है, ऊपर से बहुत कम आती है दोस्तों। ठीक है, ये हो गई विकास। अगर आपको पता है जी मैदानों में आएंगे, कौन, जंगलों से बाहर आए मैदानों में आएंगे, तो मैदानों में इनका क्या हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ। कैसे, जैसे कि ये मैदान है, रामापिथेक्स यहाँ पर आ गए, विकास किस प्रकार होगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक रात हो गई, उस टाइम सर्दी का माहौल है, यहाँ पर भाई रामापिथेक्स के जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी वो वानर थे यहाँ पे खड़े हुए थे, इनको क्या महसूस हुआ कि अरे यार उन पहाड़ों या जंगलों में तो हमें बहुत अच्छा मौसम था, तो इन्होंने क्या किया, जो भी इन पर फूल फाल सब्जियां थी, जो भी बेल पत्ते कर कुछ भी हो, उनको लाकर यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इधर से हवा आ रही थी, यहाँ पर इकट्ठा कर दिया, तब यहाँ पर वो सब क्या बैठ गई, तो इससे जो हवा आई उनके सुरक्षित महसूस करने लगे। अगले दिन क्या हुआ, हवा इधर से आने लगी, तो इन्होंने सोचा भाई यही प्रक्रिया इधर अपनाई, तो अगर ये उठाएंगे तो कहाँ, अगर इधर से भी हवा जाए तो उसके क्या करेंगे,
तब इन्होंने भी इन घास कुछ वो उठाकर और यहाँ पर लाकर ऐसे कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर से जब हवा आने लगी तब उन्होंने कूड़ा कचकर कुछ भी हो, चाहे डालियाँ पत्तियाँ थोड़ी लकड़ियाँ, वो लाकर इस तरह ऊपर भी कर ली। इस प्रकार आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक छान, राजस्थानी भाषा में बोले तो छान, वैसे झोंपड़ा आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार मैदानों में आने से हमारे रामापिथेक्स, हमारे पूर्वजों यानी आदि पूर्वज का क्या होने लगा दोस्तों, विकास होने लगा। अब बात करें भाई मैदानों में आएंगे तो इनका क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैदानों में आएगी, अभी मैंने बताया आपको, इनका क्या होगा भाई, विकास होगा। ठीक है दोस्तों, विकास होने के कारण इसे क्या कहा जाने लगा, विकास होने के कारण इसे कहा जाने लगा महाकपि वर्ग। महाकपि वर्ग। अब मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है कालू, तो उसे घर में क्या कहेंगे दोस्तों, कालिया, राजस्थानी भाषा में बोले तो कालिया। लेकिन जब वो अपने घर को छोड़कर किसी परीक्षा की तैयारी करने बाहर चला जाए या फिर कमाने बाहर चला जाए तो उसे क्या कहा जाने लगागा, कालू राम। उसको भी राम की उपाधि यानी रामापिथेक्स की कह सकते हैं, उनके प्रकार का हम बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर विकास हुआ तो इनका क्या कहा जाने लगा, महाकपि वर्ग। क्या है महाकपि वर्ग, मैं अभी बताता हूँ आपको। महा का मतलब क्या होता है, इतने से छोड़ दीजिए। महा का मतलब होता है दोस्तों बड़ा रूप। ठीक है, कपि का मतलब हमने अभी देखा था वानर को कपि भी कहते थे, तो वानर का मतलब हो गया कपि। वर्ग समूह है, राइटिंग थोड़ी खराब है दोस्तों लेकिन काम चल रहा अपना, कपि। अब आप इनको साथ में पढ़िए दोस्तों, बड़ा कपि समूह है, आप समझ सकते हैं वो बड़ा मानव वानर का समूह है, आपस में रहने लगा, तो भाई इनका विकास होना सामान्य बात है। ठीक है भाई, यह बात होगी। अगर हम बात करें कि धीरे धीरे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो सर्वप्रथम परीक्षा में क्या हो गया भाई, फेल हो गया, वो क्या करेगा, दूसरी तैयारी करेगा, उसी परीक्षा को दोबारा देगा और पास हो जाएगा। इस प्रक्रिया, जो व्यक्ति एक चीज़ में हार जाता है इसी के पीछे वो दरोदर भागता है और उसको प्राप्त कर लेता है, तो विकास हुआ महाकपि वर्ग। और इसके सर्वाधिक विकास होने के कारण आपको पता है कि जो ठोकरें खाता है, कि दुनिया की हर वस्तु ठोकर खाकर टूट जाती है, लेकिन सिर्फ कामयाबी ही ऐसी है जो ठोकर खाकर मिलती है। सर्वाधिक विकास हुआ बाद में उनका, सर्वाधिक विकास। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति बाहर चला जाता है तो कालिया, घर से कालिया और बाहर जाकर कालू राम। तो अगर वो किसी ऊंचे पद पर जा जाए तो कालू राम जी, राजपुरोहित कालू राम जी, उनकी जाति भी आगे लग जाती है और बहुत बड़ा महान व्यक्ति बन सकता है। इस कारण सर्वाधिक विकास होने के कारण इसका एक अलग ही नाम पड़ गया। पहला जो हमारे सामने हमारा जी पूर्वज जी हमारे सामने आए, उनका नाम हो गया रामापिथेक्स। अब 2 नंबर की बात करें दोस्तों, ध्यान से देखना, उसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। पिथेकस या पिथिकस एक ही बात है, ये विद्वानों का मत है। अगर हमारे देश में कर्नल जेम्स टोड न आया होता तो हम इतिहास इतनी गहराई और एकदम सरल तरीके से पढ़ सकते थे, तो हमें किसी और के साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। इस प्रकार यह है सर्वाधिक विकास होने के कारण ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की हम बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, जैसे रामापिथेक्स को कहा जाता है आदि पूर्वज और ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है आदि मानव, आदि मानव का पूर्वज, आदि मानव का पूर्वज। इनमें कुछ बुद्धि नहीं थी दोस्तों वैसे कही तो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अगर हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के भाई साक्ष्य की बात करें कि साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले आपको पता है, रामापिथेक्स के साक्ष्य कहाँ से मिले, अफ्रीका, यही अफ्रीका से मिले हैं। इनके भी साक्ष्य मिले हैं अफ्रीका से, और अफ्रीका में ट्रांसवेल प्रांत, भाई ट्रांसवेल प्रांत एक गाँव है अपने अफगानिस्तान में है। जब मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें ट्रांसवेल प्रांत आएगा। ट्रांसवेल प्रांत के एक टोंग या डोंग, टोंग में एक क्या थी, चुनने की खान, चुनने की खान से क्या मिले हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हमें साक्ष्य मिले हैं। भाई रामापिथेक्स की उत्पत्ति के साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिले हैं, रिचर्ड लेवी ने खोज की। तो भाई यहाँ पर कोई आदमी या इतिहासकार कोई उत्खनन करता तो चाहिए, ऐसे तो है नहीं कि अफ्रीका ट्रांसवेल टोंग से चुनने की खान से ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारे सामने आ गया है, लो भाई मैं ही हूँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर इनकी हम जो उत्खननकर्ता की बात करें तो उनका नाम है रेमंड डॉड, रेमंड डॉड या टॉड कुछ भी बोल सकते हैं, इतिहासकार ऐसे है, टॉड है, रेमंड टॉड। अगर इनके सन की बात करें तो यह आ जाता है बना 1930 दोस्तों, और यह आ जाता है 1924।
ठीक है, इस प्रकार ये मानव का धीरे धीरे विकास हुआ। कहाँ तक आ गए? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है दोस्तों, अब मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अफ्रीका ट्रांसवेल टोंग सुनने की खान से हो गया है। रेमंड टोड ने इसकी खोज कर ली है 1924 में। अब हम आगे आते हैं। अगर हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की बात करते हैं। ले लीजिए, बहुत ही शानदार टॉपिक है। कोई भी पूछ सकता है भाई हम हैं, हम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमारे पूर्वज कौन है। तो इस प्रक्रिया से हम आप सबको ये बता सकते हैं कि भाई हम वानरों की संतान हैं। कुछ लोग इस मत से असहमत हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के हैं, भगवान श्री राम के। तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ नहीं है दोस्तों, लेकिन जो राम श्री कृष्ण है वो भी वानर के ही वंशज है। इस प्रक्रिया के दौरान अगर हम इतिहास को माने तो वैसे अलग अलग इतिहास करोगे, अलग अलग मत चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने सर्वप्रथम क्या जाना कि भाई सर्वप्रथम जो हमारे सामने मानव की जो नई प्रजाति सामने आई उनका क्या नाम था? उनका नाम था दोस्तों रामापिथेकस। रामापिथेकस। अब मैंने आपको बताया कि जब ऑस्ट्रोलाइट पृथ्वी से टकराया, कि भाई आग का गोला जब पृथ्वी से टकराया तब क्या हुआ, सारी जो प्रजातियां थी, छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे बड़े बड़े सभी जीव जंतु और जो घास की प्रजातियां थी अलग अलग क्या हो गई, नष्ट हो गई। और पेड़ों का धीरे धीरे विकास होने लगा। तो रामापिथेकस ये क्या पेड़ों पर रहने लगा भाई। पेड़ों पर रहने लगा और अपने शरीर को, अपने शरीर की जो ताकत है वो किस पर डालने लगा? अपने पैरों के ऊपर पूरी तरह ताकत डालने लगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम रामापिथेकस के बाद दूसरे की अगर बात करें दोस्तों, अगर हम दूसरे साक्ष्य की बात करें तो मैं मार कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। दूसरे की बात करें तो 2 नंबर का जो हमारे सामने मानव उत्पत्ति का जो हमारे सामने एक नई पीढ़ी और आती है, बहुत ही शानदार पीढ़ी, उनका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इनकी भाई एक शानदार चीज़ हो रही है, मैं आपको अभी बताता हूँ भाई। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस मैंने बताया भाई इनकी खोज कहाँ हुई आपको पता है, अफ्रीका में ट्रांसवेल प्रांत के टोंग सुनने की खान से इनकी प्राप्त हुई। रेमंड टोड ने सुनने की खान में प्राप्त कर ली है। अब देखिए दोस्तों आगे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की अगर हम अच्छी बात करें तो ये क्या किया, ये भाई हाथों और पैरों का क्या करने लगा? एक साथ प्रयोग करने लगा। हाथों व पैरों का एक साथ प्रयोग। एक साथ प्रयोग हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हाथों व पैरों का एक साथ प्रयोग। और यह एक अच्छी चीज़ और बनाने लग गया। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस यानी कहाँ इनकी खोज कहाँ हुई थी? इनकी खोज हुई जंगलों के अंदर। और कहाँ पर हुई यह आपको पता है, मैंने अभी बताया, अफ्रीका में। अब देखिए जो 3 नंबर का हमारे सामने एक पॉइंट और आता है दोस्तों, उसका नाम है होमो हेबिलस। होमो हेबिलस इन्होंने क्या किया? ज़्यादा किसका प्रयोग किया? ज़्यादा किया हाथों का प्रयोग। हाथों का प्रयोग। इन्होंने एक काम अच्छा और शुरू कर दिया, इन्होंने औजार बनाना शुरू किया। औजार बनाने लगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई होमो हेबिलस की बात। अगर हम इनके आगे की बात करें 4 नंबर प्रजाति की दोस्तों, तो उनका नाम आता है हमारे सामने होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस बहुत ही अच्छी प्रजाति इन्होंने, होमो इरेक्टस है, मैं मार्क थोड़ा अलग, थोड़ा कम चल रहा है। यह क्या करने लगा? ये भाई सीधा होकर चलने लगा। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ दोस्तों।
इन्होंने इन्होंने दोस्तों आग की भी खोज कर ली थी। आग की खोज तो दोस्तों इन्होंने कर ली थी, लेकिन क्या नहीं किया, आग का बिल्कुल भी प्रयोग अपने जीवन में नहीं किया। क्यों नहीं किया अभी मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने बहुत सारी, अगर आप राजस्थान के अजमेर में पुष्कर में जाए तो आपको बहुत ही वानर दिखेंगे। वो आपस में झगड़ते रहते हैं दोस्तों, वो पत्थरबाजी भी करते हैं। तो उस समय भी क्या हुआ, इस प्रजाति में पत्थरबाजी हुआ करती थी। जब एक वानर या एक होमो इरेक्टस दूसरे वानर या होमो इरेक्टस पर पत्थरबाजी करेगा तो क्या हुआ, ये बीच में पत्थर आएगा बीच में, और पत्थरों से पत्थरों बिछने पर आप सभी को पता है क्या आती है, आग निकलती। तो भाई उस समय जब पत्थर से पत्थर मिले तो आग निकली। तो भाई आग निकलने से इनके मन में भाई भयभीत होने लगे, भाई आग ये क्या सिस्टम है, हम आज से क्या नहीं करेंगे, हम आज से ऐसे झगड़ा नहीं करेंगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे चलकर ये होमो इरेक्टस 2 प्रजातियों में विभाजित हो गई। दोस्तों अगर हम इन प्रजातियों की बात करें दोस्तों, एक तो आती है जावा, एक आती है पिकिंग, जावा और पिकिंग। अब जावा क्या है, पिकिंग क्या है, कैमरामैन सुमेशी को मैं करना चाहता हूँ, क्या वो सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जावा है, वो जावा के जो निवासी थे या फिर होमो इरेक्टस जो लोग जावा में चले गए हैं उसे क्या कहते हैं, नरभक्षी। नरभक्षी का मतलब आप समझते हैं, नरभक्षी का आप समझते हैं, नरभक्षी का मतलब है आदमी को ही खाने वाला, सब कुछ खा जाता है, कुछ भी जीव जंतु, किसी को भी, कीड़े मकोड़े अगर राजस्थानी भाषा में बात करें तो कीड़े मकोड़े इनके क्या है, भुजिया, नमकीन है इनकी, नरभक्षी हो गया। पिकिंग की बात करें तो भाई चीन वाले भाई पिकिंग है। आपको पता है चीन वाले लोग सब कुछ खा जाते हैं, ठीक है। तो चीन आपने सुना होगा भाई इतने देश है, चीन वाले क्यों खाते हैं, हम नहीं क्यों खाते हैं, तो हम जो है होमो सैपियंस है, लेकिन जिसकी प्रजाति होमो इरेक्टस है वो यहीं से बदल कर कहाँ गई, जावा और पिकिंग, यानी पिकिंग उस समय का जो उनका क्या कहते हैं, उनको जो रेगिस्तान है उस पिकिंग रेगिस्तान में चली गई, और चीन वर्तमान में यही होमो इरेक्टस की प्रजाति है चीन में, जो हर वस्तु को, कीड़े मकोड़े को भी नहीं छोड़ती है और उनको भी अपना भोजन ग्रहण कर लेती है दोस्तों, ठीक है चीन। अब बात करेंगे हम आगे की, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आगे चले, ठीक हो गया। 4 नंबर तक आ गए हम। अगर 5 नंबर की हम बात करें दोस्तों तो धीरे धीरे भाई मानव हम की तरफ, हमारी तरफ आ रहे हैं मानव, हम उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं, ऐसा सोच रहे भाई हम इनको पढ़ रहे तो हम इनकी ओर चल रहे, धीरे धीरे हम इनके पास आ रहे हैं, और एक बस 10 या 5 मिनट में ऐसा प्रतीत होने लगा कि भाई मैं होमो सैपियंस में हूँ। तो देखिए दोस्तों अगर 5 नंबर की बात करें तो जिसका नाम है निएंडरटाल, इनकी अगर उत्पत्ति की बात करें दोस्तों कि भाई इनकी उत्पत्ति तो हुई है, कहाँ हुई है, अगर हम इनकी उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति हुई है जर्मनी में, और कहाँ पर, निएंडर नदी के तट, नाम है उसी निएंडर नदी, इनकी थी उत्पत्ति हो गई थी। इनमें अलग अलग तरह के निएंडरटाल, मतलब निएंडर नाम से ही निएंडर नदी, जैसे कि आज हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों पढ़ते हैं, उस नदी का नाम सिंधु है, उस जगह ही जो सभ्यता है विकसित हुई है, जिस निएंडरटाल है उस प्रकार ही निएंडर नदी है दोस्तों। अब देखिए, अब हमें यहाँ से क्या मिले हैं, मानव संस्कृति के साक्ष्य, मानव संस्कृति के साक्ष्य, मानव संस्कृति के साक्ष्य, और यहाँ से एक मर्तभांड भी मिले दोस्तों। मर्तभांड आप समझते हो, बर्तन, जिसे कालीबंगा सभ्यता में अगर हम देखें तो बर्तनों की भी अन्य राजस्थानी भाषाएं, जैसा कालीबंगा राजस्थान में उसे कहा जाता था ठीकरे, कालीबंगा में। अगर हम उनकी बात करें तो एक आ जाता है श्रम विभाजन। ऐसा नहीं है कि भाई जिसको शर्म आती थी श्रम का बंटवारा कर लेता था, श्रम का मतलब होता है कार्य। आज हम घरों में देखते हैं, अब घरों में भी देखते हैं, जितने भी घरों में स्त्रियां होती है वो कहेंगे ये काम तेरा है, ये मेरा, इस प्रकार घरों में काम होता है। उस प्रकार श्रम विभाजन निएंडरटाल में भी था, ठीक है। अब अगर बात करें भाई दाह संस्कार, यह बहुत ही अच्छी हिंदू प्रक्रिया के अनुसार दाह संस्कार इनमें प्रचलित था। दाह संस्कार आप समझते हो, अंतिम संस्कार कहते हैं।
अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। ठीक है, यह बात होगी नेंडरटाल की। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। अब बात करेंगे हम आगे 6 नंबर की। भाई धीरे धीरे मैं मेरी ही तरफ आ रहा हूँ, यानी मैं मानव की तरफ, होमो सैपियंस की तरफ आ रहा हूँ दोस्तों। अगर 6 नंबर की बात करें हम, तो हमारे सामने कौन आ जाता है? हमारे थोड़ी दूर के पूर्वज, हमारे थोड़ी दूर के पूर्वज अर्थात क्रोमोगेनन। क्रोमोगेनन, क्रोमोगेनन क्या है? वैसे तो हम जो हम हैं उसी प्रकार के क्रोमोगेनन थे, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, अगर मान लीजिए ये वर्तमान मानव है, चित्र अच्छा नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो इमेज के थ्रू, यह मानव प्रजाति। आज के वर्तमान में अगर मानव के शरीर के ऊपर अगर बालों की बात करें तो इस प्रकार बाल आते हैं, लेकिन उस अगर क्रोमोगेनन हमारी थोड़ी ही दूर की पीढ़ी की बात करें तो उनके पूरे शरीर पर क्या थे? घने बाल थे, ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ एकदम काले व भूरे बाल, काले व भूरे बालों से चेहरा ढका हुआ, चेहरा ढका हुआ। मैं इनको रब कर रहा हूँ थोड़ा, काले व भूरे रंग के बाल थे। ठीक है, ये क्रोमोगेनन था। इतनी छोटी बात है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, यह हो गया क्रोमोगेनन। और वर्तमान में जो हम आज आपके सामने, वर्तमान में मैं हूँ, मेरे कैमरामैन हैं, और आप जो वीडियो देख रहे हैं, और हमारे माता पिता हो सकते हैं, पूरा संसार हो सकता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकता है, क्रोमोगेनन। और अगली पीढ़ी की बात करें दोस्तों, यही पीढ़ी है जिससे हमें कहीं देर से इंतजार था, और इसका नाम है होमो सैपियंस। यही मानव है, इसे कहा जाता है दोस्तों ज्ञानी मानव। इसे ही कहा जाता है दोस्तों ज्ञानी मानव। अगर इनकी उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति 6 करोड़ वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हो गई थी? रामापिथेक्स की। और इसकी उत्पत्ति लगभग मेरे 3000 वर्ष पूर्व है, 3 लाख वर्ष पूर्व है, सॉरी 3 लाख वर्ष पूर्व मानव की होमो सैपियंस की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, होमो सैपियंस आपको पता है ज्ञानी मानव। इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं वर्तमान मानव। अगर इस ज्ञानी शब्द को हम शुद्ध रूप से पढ़े दोस्तों, तो इसे कहते हैं ज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी, ज्ञानी कहते थे। जिस प्रकार ऋषि उसी शब्द से निकला है ज्ञानी, और उसे कहते हैं ज्ञानी। होमो सैपियंस की अगर बात करें दोस्तों, इसे एक अन्य नाम और दिया जाता है, मेरी तरफ से नाम दिया जाता है काम चलाऊ आदमी। अगर राजस्थानी भाषा में बोलें तो ये बहुत ही आज के ज़माने में अगर हम मानव की बात करें तो किसी का नहीं होता है, अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता, इस प्रकार का होमो सैपियंस मानव है। और इस प्रक्रिया से लेकर आज रामापिथेक्स जो हमारे आदि पूर्वजों के आदि पूर्वज थे, वहाँ से लेकर होमो सैपियंस की कहानी मैंने कंप्लीट की दोस्तों। और होमो सैपियंस जो वर्तमान में मैं खड़ा हूँ, कैमरामैन है मेरा, और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो कौन है? होमो सैपियंस। तो नमस्कार दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।